नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं आपका जाना पहचाना चेहरा विवेक गर्गाचार। मित्रों, हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के खास प्रोग्राम चक्रव्यूह के साथ। आज हमारे साथ चक्रव्यूह में मौजूद हैं आरएलडी के वरिष्ठ नेता और मथुरा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिकरवार साहब। राजेंद्र सिंह सिकरवार साहब के बारे में जानेंगे क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही और क्या क्या फेलियर रहे। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सिकरवार साहब, स्वागत है समाचार 24। हाँ जी, धन्यवाद। सिकरवार साहब, एक जो बात है, सबसे पहले मैं आपका राजनीतिक जीवन जानना चाहूंगा। पिछले आप 10-12 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं आरएलडी की, उसके बारे में जानना चाहूंगा। हम हमेशा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की रीति नीति और सिद्धांतों पर अड़ग रहे हैं। हमने चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर चले हैं और चौधरी साहब ने जिस भी पार्टी को बनाया, पहले बीकेडी बनाई, फिर कामगार पार्टी बनाई, किसान कामगार पार्टी बनाई, उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल बनाया। हम हमेशा चौधरी साहब के अनुयायी रहे और हमें याद है कि स्वर्गीय चौधरी साहब मथुरा आए थे, तब भी हम मीटिंग में थे। उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह पे चार्ज आया, जब आए हम हमेशा उनके साथ रहे और राष्ट्रीय लोकदल से जो भी चुनाव लड़ा, चाहे एमएलए का रहा हो चाहे एमपी का रहा हो, हमारी उसमें अहम भूमिका रही और अपने ही खर्चे से हमेशा हमने उनका साथ दिया। कभी किसी से 2 पैसे का लिया नहीं, 2 पैसे खर्च नहीं कराए और न कभी 2 पैसे का लोभ किया। अच्छा, तकरीबन आपका कितना लंबा राजनीतिक सफर रहा आरएलडी में और क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही? हम लोग सन 84 से, सरदार सिंह विधायक हुए थे गोकुल क्षेत्र से सन 80 में, उसके 4-5 साल पीछे से सन 84 से हम इसमें सक्रिय हुए और उनके साथ में जब तक वो राष्ट्रीय लोकदल में रहे हम हमेशा उनके साथ रहे, उनका साथ दिया। फिर वो अपनी अन्य पार्टियों में चले गए, मंत्री हो गए, लेकिन हमने राष्ट्रीय लोकदल का साथ कभी नहीं छोड़ा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, पिछले आप तकरीबन 1 वर्ष से इसमें हैं, तकरीबन 1 वर्ष से आप बतौर जिलाध्यक्ष हैं। बतौर जिलाध्यक्ष आपकी जो सबसे बड़ी सफलता है, शायद अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो जिला पंचायत की एक बार कुर्सी आरएलडी के पास थी, वो जाना उसको तय था और वो गई भी। उसके बाद आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया और आपकी जो सबसे बड़ी शुरुआत में सफलता थी पार्टी को एकजुट करना, और उस जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले चुनाव के बाद आप जीते थे, उसके बाद निर्विरोध जीतना, ये सबसे बड़ी वजह रही। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारे 19 सदस्य जीते थे। 30 सदस्य होते हैं जिला पंचायत में, 19 सदस्य जीते थे और उस 19 के बाद में फिर हमारा और बहुमत बढ़ा था। और जब ये अविश्वास रखा गया, वो तो हमारे माननीय सांसद जयंत जी का आदेश था कि चेतन मलिक इस्तीफा दे दे, वरना हम उस समय भी नहीं हार रहे थे। उस समय भी हमारी कुर्सी बच रही थी और जीत रहे थे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आखिर ऐसे क्या रीजन रहे, क्या वजह रही, वो आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि एक आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को इस्तीफा दिलवाया गया आपके ही एक वरिष्ठ नेताओं द्वारा? ये असल बात यह है कि राजनीतिक कुछ ताक पेच होते हैं जी। किसी राजनीतिक नेता ने चौधरी साहब से दबाव दिया या अनुरोध किया या कुछ भी किया और कुछ समीकरण इस तरह के बनाए। आगामी 2014 का चुनाव आ रहा है, इन सभी मुद्दों को देखते हुए और सभी उन पर विचार करते हुए चौधरी साहब ने मुनासिब समझा कि हम पार्टी में कोई फूट ना पड़ने दें और सभी पार्टी को संभाल के रखें। इसलिए उनकी जैसी मंशा थी लोगों की और जैसे उनके विचार थे, उनके विचारों के अनुसार ही चौधरी साहब ने इस्तीफा दिलवा दिया। इसके बाद में फिर मुहिम चली अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव में इस्तीफा देने के बाद में फिर चुनाव की डेट लगी जी। और चुनाव की डेट में हम लोगों ने सबसे बड़ी भागीदारी रही। हम लोगों ने मेहनत की, हमारी पार्टी ने मेहनत की, हमारे सभी सदस्यों ने मेहनत की और चौधरी साहब के अनुसरण में और चौधरी साहब ने जो मेहनत की, उन्होंने एक सदस्य को जोड़ा, प्रत्येक सदस्य को अपने पास बुलाया, प्रत्येक सदस्य के पास गए, हर एक सदस्य से बात की और उन सभी सदस्यों को एकजुट करके और एक जगह करके उन्होंने इस तरह का वो दिखाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए भी समाजवादी पार्टी के अनुयायी ने किसी ने अविश्वास रखा और उसके बाद भी चौधरी साहब ने वो जीत हासिल की जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी कि अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को निर्विरोध चुनाव कराया और उनकी पर्चा तक भरने की हिम्मत नहीं हुई, सरकार की पर्चा तक भरने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे बड़ी सफलता तो ये थी और इसमें सरकार को इतना बड़ा धक्का लगा
कि हमने ये अविश्वास रखा और हम पर्चा तक नहीं दाखिल कर सके। इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए कोई नहीं है। और मथुरा जिले में जी। उस समय भी और आज भी जी। चाहे उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहे, चाहे किसी का शासन रहे, लेकिन हमारे मथुरा जिले के मुख्यमंत्री माननीय चौधरी जयंत चौधरी हैं जी। और जयंत जी के आदेश में यहाँ सब कुछ चलता है। और मथुरा जिले में सरकार भी जयंत जी की चलती है और लोकदल का बोलबाला रहता है, इसके अलावा किसी का बोलबाला नहीं रहता। अच्छा, वो जब चुनाव ये हुआ, जब मैंने देखा, मैं भी उस समय पत्रकारिता में था, आप भी थे, मैंने एक सक्रिय रूप से देखा कि उसमें जो निर्विरोध कराने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही, आपने एक बड़ा रोल प्ले किया। नहीं, वो तो मतलब हम सभी की थी। खैर हमारा तो इसलिए कि हम जिलाध्यक्ष थे जी। तो हमारा इसलिए होल्ड रहा कि हमें सबको देख के चलना है, सबको संभाल के चलना है। वरना सभी की राष्ट्रीय लोकदल की पूरी जिला कार्यकारिणी और सभी सदस्य और विधायक MP सभी की भूमिका ये रही कि हम जो है इस बाजी को सबसे अच्छी तरह से और सबसे सफलता से जीते। उसी का कारण था कि हम सभी। अध्यक्ष जी, एक अंदरूनी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस समय व्यक्ति हैं, वो बीच में RLD से उनका नाता भी टूट गया था, वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए, उसके बाद उनको लाना क्या कुछ मजबूरी रही RLD की? देखो, ये समय समय की राजनीति होती है जी। आपने देखा होगा पार्टियां गठबंधन करती हैं, उसके बाद में उस चुनाव के बाद में गठबंधन टूट जाते हैं। ऐसे ही सदस्यों का होता है, यहाँ से मतलब चले गए, अब उनका जैसा विचार रहा होगा, जैसी परिस्थिति रही होगी। अनूप सिंह यहाँ से पार्टी तो नहीं छोड़ी थी उन्होंने, लेकिन कुछ मनमुटाव से वो अलग रहे। उसके बाद में फिर उनकी धारणा हुई कि मैं राष्ट्रीय लोकदल के बिना कहीं सफल नहीं हो सकता हूँ। और राष्ट्रीय लोकदल ही मथुरा में ऐसी पार्टी है जिसमें मेरा जीवन भी सफल हो सकता है, मेरा भविष्य भी सफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने दोबारा फिर वो अपनी सहमति दिखाई और चौधरी साहब ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो। अच्छा, जब आप तकरीबन एक साल पहले जब आपको अध्यक्ष चुना गया था, उस समय पार्टी में बहुत फूट थी, हमने भी देखा, आपने भी देखा हुआ अंदरूनी तौर पर, आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन पार्टी में कई फाड़ थी। उसके बाद आपने ऐसा कौन सा मनमोहिनी मंत्र चलाया कि कुछ दिन बाद ही पार्टी को एक बड़ी जीत दिला दी और आज पार्टी एकजुट हो गई? नहीं, ये बात सच है कि जैसे ही ये माठ क्षेत्र का विधायक का चुनाव आया था, उस समय लोग लाठर के चक्कर में भाग गए थे, राष्ट्रीय लोकदल में से बहुत से भाग गए थे। उसके बाद हमें जिलाध्यक्ष बनाया गया। उस समय भी थोड़ा सा लोगों में इधर उधर जाने का मनमुटाव, कुछ सरकार की ललक में कि हम सरकार से अपना दलाली करेंगे या सरकार से अपना काम करेंगे, इस तरह से लोगों का भागना हुआ। उसके बाद मुझे जैसे ही जिलाध्यक्ष बनाया गया तो मेरी उन्होंने स्वभाव को देख के, सरलता को देख के, ईमानदारी को देख के अपना विश्वास किया और उसके बाद में वो वापस आने लगे। बहुत से लोग पार्टी में वापस आ गए और पार्टी में जितने भी जिलाध्यक्ष रहे होंगे किसी से मनमुटाव रहा होगा, लेकिन मुझसे आज तक किसी भी एक कार्यकर्ता की भी मनमुटाव नहीं है। सभी कार्यकर्ता खुश है, पूरा जिला खुश है, पूरी पार्टी खुश है। नहीं, वही तो मनमोहनी मंत्र आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मंत्र था जो आपने पूरी पार्टी को एकजुट कर दिया और जो पार्टी का पहले जनाधार था उसमें वृद्धि और की गई आपके द्वारा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बता दिया, मैं किसी लोभ से राजनीति नहीं करता जी। मैं राजनीति करता हूं अपने शौक के लिए और पार्टी को उठाने के लिए। मैं जब से इस पार्टी में जिलाध्यक्ष बनाया गया हूं तब से आपने देखा होगा एक महीने में कम से कम 2 बार तो हम लोग जनता की समस्याओं को, किसान और मजदूरों की समस्याओं को लेकर के DM से मिलना और माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना, मुख्यमंत्री के उसमें ज्ञापन देना कि किसानों की ये समस्याएं हैं, मजदूरों की ये समस्याएं। हर महीने हमें कम से कम 2 बार तो उठानी है और किसी महीने में हम 3 बार ही इन समस्याओं को लेकर के पूरे लोकदल की कार्यकारिणी को इकट्ठा करके हम वहाँ DM के यहाँ चले जाते हैं या SP के यहाँ चले जाते हैं। मतलब जब भी जिसको किसी को जरूरत पड़ती है, मैं 24 घंटे लोकदल के लिए समर्पण रहता हूँ। मेरे पास में और कोई काम नहीं है। मैं सन 60 तक जब तक रेज हुआ तब तक मैंने अपने घर गृहस्थी का, विद्यालयों का, शिक्षण कार्य, ये सारा जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद में मेरे पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास केवल राष्ट्रीय लोकदल का काम है, जो सुबह से शाम तक 24 घंटे राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित हूँ। जब भी जिसका काम आता है, कोई किसी समय भी आता है, उसी समय हाजिर मिलता हूँ। किसी का 1 नया पैसा खर्च नहीं कराता, किसी से 1 नया पैसा रिश्वत नहीं लेता, किसी से 1 नए पैसे का लोभ नहीं रखता। अपना खर्चा करता हूँ और अपने तरीके से हर आदमी की मदद करता हूँ। हर किसान की, मजदूर की, शिक्षक की, व्यापारी की,
हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जाति वर्ग का मेरे यहाँ भेद नहीं है। जो भी मेरे पास आता है मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाता, कोई निराश होकर नहीं जाता। मैं हर एक की सेवा में तत्पर रहता हूँ और मेरा 24 घंटे मोबाइल खुला रहता है। रात को 1-1 बजे तक भी फोन आ जाते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, ट्रैक्टर पकड़ लिया या गाड़ी पकड़ ली, तो मैं उन लोगों की मदद करता हूँ और उनसे फोन करके छुड़वाता हूँ और हर तरह से मैं हर आदमी की मदद करता हूँ। इसलिए मेरे से पूरे जिले में कोई भी, इसकी दूसरी बात बता दूं कि सरकार सपा की है। जिन लोगों को 2 नंबर के काम कराने होते हैं वो लोग सपा के आदमियों के अनुयायियों के पास पहुंचते हैं, और जिनका सही काम है और ईमानदारी का काम है और फिर भी नहीं हो रहा है, या पुलिस परेशान कर रही है या कोई भी प्रशासन परेशान कर रहा है, वो मेरे पास आते हैं और मैं उसी समय प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो उनसे अनुरोध करता हूं और उन लोगों का काम कराता हूं। अच्छा अध्यक्ष जी, इतनी विषम परिस्थितियों में काम करने का कैसा एक अनुभव आपके पास रहा है? इतनी विषम परिस्थितियां हैं क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसके अलावा कई बार आरोप लगे हैं, आरोप क्या सही बात है, गुंडा राज कायम है, अधिकारी सुनते नहीं है, जनता त्रस्त है, उसके बाद आप एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। कैसे ये सब कुछ आप मैनेज कर पाते हैं? नहीं, हम तो जब से हुए तब शुरू में तो ये महसूस हुआ था कि लोकदल का थोड़ा सा करेज डाउन था। अधिकारियों के दिमाग में भी ये थी कि सपा की सरकार है। उसके बाद में हमें अपना वजन दिखाने के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल का बहुमत दिखाने के लिए एक प्रदर्शन करना पड़ा। जो कचहरी पर प्रदर्शन लगभग 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ था। उस समय 500 रुपए में भी लेबर नहीं मिल रही थी। उस समय कम से कम 10,000 आदमी इकट्ठा होना मायने रखता है। आज की परिस्थिति में अगर उसी तरह से तैयारी की जाए तो हम लोग कम से कम 2 लाख आदमियों की भीड़ जुटा सकते हैं। उस समय हमने पूरे प्रशासन को और शासन को ये अपना दिखाया कि हम लोगों में, राष्ट्रीय लोकदल में, मथुरा जिले में इतनी ताकत है कि चौधरी साहब का एक आदेश होने पे यहाँ 1-2 लाख आदमी 1 मिनट में जिले पे चढ़ के आ सकता है। और प्रशासन का अधिकारी अपने दिमाग में ये रखते हो कि हम सपा के अधिकारी है, सपा के नौकर है या सपा के वो है, तो ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। यहाँ पर जो भी चलेगी, हम ये नहीं कहते कि आप सपा की मत मानिए, सपा की सरकार है, आप सपा की मानिए, लेकिन हम लोगों की, किसानों की, मजदूरों की बात जरूर सुनिए और उसका निराकरण करिए। अगर हम गलत काम कराते हैं तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन सही काम है तो उस पर हम अड़ जाएंगे और अपना काम करा के रहेंगे, मजदूरों का, किसानों का काम करा के रहेंगे। तो उस प्रदर्शन को देखने के बाद में यहाँ का पूरा ये प्रशासन तंत्र बिल्कुल सही हो गया और उसके बाद में हम लोगों की बात चलने लगी और हमारे काम होने लगे। सभी अधिकारी मानते। मान लो छोटे मोटे ये कर्मचारी अधिकारी नहीं मानते तो हम लोग ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करते हैं, उससे ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करते हैं और वो बात हमारी मन जाती है और लोगों का काम हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2014 नजदीक है, वो इस वक्त की जो पॉलिसियों की हम बात करें, बतौर आप जिलाध्यक्ष हो, एक वरिष्ठ आपको जिम्मेदारी यहाँ दी गई है, आपने पार्टी को एकजुट किया तो एक अच्छा खासा आपका पार्टी में दबदबा है। उसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग है पार्टी के? देखिए, 2014 के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तैयारी कर ली है जी। चुनाव आना है, चुनाव लड़ना है राष्ट्रीय लोकदल को। और आपको ये भी पता होगा कि हमेशा गठबंधन से चुनाव हुआ करते हैं क्योंकि केंद्र में 2 ही पार्टियां होती हैं, भाजपा और कांग्रेस। बाद बाकी सभी पार्टियां हैं, अपनी लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रवार है या स्टेट वाइज है, जो अपने अपने राज्यों में अपना अपना काम करती है, लेकिन केंद्र में जाने पे उन्हें किसी न किसी गठबंधन में शामिल होना पड़ता है। हम यूपीए के घटक हैं जी। यूपीए से हमारा साझा चल रहा है, सरकार चल रही है और यूपीए सरकार से हमें उम्मीद भी है कि हमारे चौधरी साहब ने जिस वजह से इससे गठबंधन किया था उन कामों को ये यूपीए सरकार करेगी। जैसे हमने जाट आरक्षण का रखा था मुद्दा और उम्मीद की जा रही है और हमारे माननीय सांसद जयंत चौधरी की बात भी हो चुकी है श्रीमती सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से और दिग्विजय सिंह से और आयोग में भी हर जगह से उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम जाट आरक्षण कर देंगे। तो एक मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा हाईकोर्ट में ये माना जाए चुनाव से पहले का जाट आरक्षण जो है वो पास हो पाएगा चुनाव से पहले? हाँ जी हाँ, चुनाव से पहले जाट आरक्षण होगा जी। और जब जाट आरक्षण होगा तभी हमारा यूपीए से गठबंधन रहेगा और यूपीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और अगर जाट आरक्षण नहीं हुआ तो उस समय हमारी हाईकमान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणियों को लेके बैठक लेंगे और जो निर्णय करेंगे और जो आदेश करेगी हमारी पार्टी उसका सब अनुसरण करेंगे। अच्छा, हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं आप?
चौधरी साहब ने हाई कोर्ट बेंच को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की मांग रखी थी जी। उस पर थोड़ा सा बवाल चला के मेरठ वालों ने कहा हमारे यहाँ बने, आगरा वालों ने हमारे यहाँ बने। तो चौधरी साहब ने ये कह दिया इस मुद्दे पे कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच चाहिए जी। उसके बीच में सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। अगर हमें हाई कोर्ट बेंच मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मेरठ वालों को, आगरा वालों को, सभी को बिठा के एक कोई न कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा और दोनों के बीच में हम हाई कोर्ट बेंच को स्थापित कर देंगे। अच्छा, कुछ पार्टी की तरफ से कुछ क्राइटेरिया निश्चित किया गया होगा कि मेरठ और आगरा के बीच में कहाँ हो सकती है, मथुरा हो सकती है या अलीगढ़ हो सकती है, ये कौन सी जगह कुछ डिसाइड की गई है? कृपया उसको फाइंड आउट करें आप। ये एक अनुमान भी लगाया गया था कि अलीगढ़ और टप्पल और ये है ना आपका पलवल, इनके बीच में खोला जाए, लेकिन वहाँ कोई शहर ऐसा नहीं पड़ता है कि उसमें स्थापित की जाए। अच्छा, मथुरा एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है? हाँ, मथुरा अच्छा हो सकता है, मथुरा में बन जाए। अब मथुरा की बात करें, आप जिलाध्यक्ष हैं मथुरा से, तो क्या आप पैरवी करेंगे इस मामले की? नहीं, एक चीज लगाइए कि हम आगरा मंडल वाले तो सभी मथुरा की पैरवी करेंगे, मथुरा आगरा की करेंगे, मेरठ वाले उधर करेंगे, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये तो जगह जो निश्चित करनी है वो सरकार को करनी है। प्रदेश सरकार इसके लिए जमीन देगी। तो हमारा मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बने। अच्छा, एक और सवाल आपसे यह है कि 2014 नजदीक है, प्रत्याशियों की घोषणा लगभग होने ही वाली है पार्टियों की। आपके तकरीबन कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे और मथुरा के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, गठबंधन में हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें मिले, लेकिन कम से कम 10-12 सीट तो हम लेंगे ही लेंगे, जो कि जहां हमारा बिल्कुल 100% चुनाव जीतने का वो है, उन 10-12 को हम नहीं छोड़ेंगे। 12 सीट हमें मिलती है तो हम हर हालत में 12 की 12 सीट जीतेंगे। इससे कम पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हर हालत में 10-12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मथुरा की बात की जाए तो मथुरा से कौन प्रत्याशी संभावित हो सकता है? नहीं, संभावित का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चौधरी साहब आज से 3-3 बार प्रेस करा के कह चुके कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो हमारे प्रत्याशी तो माननीय जयंत चौधरी है। अच्छा, एक और बात निकल के आई, कल मेरी बात हुई बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, अगर बीजेपी बाहरी प्रत्याशी यहाँ उतारती है, कोई बड़ा बाहरी प्रत्याशी उतारती है, तो क्या फिर उसके बाद भी आरएलडी से जयंत चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे? हम आपको एक बात बताते हैं कि जयंत चौधरी पहली बार 4 लाख वोट लेके जीते। जी, बिल्कुल सही। जनता में वही उबाल है, थोड़ी सी भावनाएं कभी कभी नीरस हो जाती हैं, लेकिन जिस समय चौधरी साहब प्रचार के लिए निकलेंगे और अब जाते हैं तो एक जिस दिन जाते हैं उस दिन कम से कम 10-12-15 गांव करते हैं। अच्छा, वो 4 लाख वोट आप जो आंकड़ा गिना रहे हैं, उसमें शायद मैं आपको याद दिलवा दूं, बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था, तो क्या कुछ सीटें, क्या कुछ उसमें से मतदान का शेयर आप बीजेपी का मानते हैं उस जमाने में जब 4 लाख से आप? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि उस समय हमारा गठबंधन बीजेपी से था, तो जो भी वोट रहे होंगे बीजेपी के मिले होंगे। आज हमारा गठबंधन यूपीए से है, तो आप जान रहे हैं कि यूपीए में हिंदुस्तान का 100% मुसलमान आज कांग्रेस में विश्वास कर रहा है, और कांग्रेस के गठबंधन में जितनी भी पार्टियां लड़ेंगी पूरा 100% मुसलमान वोट उन पार्टियों को भी मिलेगा जो पार्टी उस गठबंधन में होंगी। तो इतना वोट बीजेपी के उससे हमें नहीं मिला था जितना वोट हमें मुसलमानों का और मिलेगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल आपसे है, नरेंद्र मोदी को लाया गया है, तो क्या कुछ मोदी का इफेक्ट आप मान के चल रहे हैं अपने अंदाज में? मथुरा जिले में किसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। मथुरा जिले में केवल राष्ट्रीय लोकदल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जातिगत जो राजनीति शुरू की है मायावती ने और मुलायम सिंह ने, इनकी जातिगत मुद्दे पे केवल उसी जाति के कुछ लोग प्रभावित होते हैं, बाकी जितनी भी जातियां हैं और जितने भी धर्म हैं वो सब अपनी आस्था रखते हैं राष्ट्रीय लोकदल में और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की नीतियों में आस्था रखते हैं। इसलिए वो हमेशा से, आज से नहीं है, हमेशा से वो चौधरी साहब के अनुयायियों को ही वोट देते रहे। जो भी प्रत्याशी उन्होंने, ये तो राष्ट्रीय वो है नेता माननीय जयंत चौधरी राष्ट्रीय नेता है। इसके अलावा भी चौधरी साहब ने किसी को भी यहाँ भेज दिया, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ भेज दिया, मथुरा जिले में हमेशा चौधरी साहब का प्रत्याशी ही जीत के गया। अच्छा, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगा, काफी पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप तकरीबन 20-25 वर्ष से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिला कभी भी चुनाव लड़ने का, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने हमेशा, देखो मैं और नेताओं की तरह से नहीं हूँ, मैंने हमेशा सबसे पहले अपना काम, अपना गृहस्थ देखा, अपना बिजनेस देखा, बच्चों की 4 की शादियां की, 2 बेटी थी 2 बेटे,
दोनों बेटियां अपने घर चली गई, दोनों बेटों का साधन बनाया और उनका अपना कमाने खाने का साधन, जो कि किसी के निराश्रित न रहे, किसी के आश्रित न रहे, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। जब मैं सबसे फ्री हो गया उसके बाद राजनीति में आया। नहीं, फिर भी तकरीबन 20 वर्ष तो आपको राजनीति में हो गए, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले हमें बताया था। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलना, तो क्या आप एक कसक मानते हैं इसे? नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है। देखो 2002 में मुझे टिकट मिल रही थी एमएलए की। उस समय ऊपर की राजनीति में किसी तरह से कुछ कर दिया गया और विधायक दरोगा जी को टिकट दे दी गई और वो भी यहाँ से जीते थे, लेकिन उनका कार्यकाल यहाँ शायद 2 महीने भी नहीं रहा होगा और वो बाहर चले गए। इसके बाद में 2007 में मेरी टिकट फाइनल हो गई थी, लेकिन वो मथुरा जिले के कुछ नेताओं को सहन नहीं हुई वो बात, और उन्होंने अपना गुट बना के और चौधरी साहब पर दबाव बना के उस समय कटवा दी। तब नवाब सिंह को टिकट दी गई और नवाब सिंह कुछ ही वोटों से हारे। तो ये तो एक भाग्य की वो होती है, किस्मत होती है। नहीं, अगर इस समय की अगर मैं बात करूं, इस समय आपका अच्छा खासा वर्चस्व है, बतौर जिलाध्यक्ष आपका काफी सराहनीय कार्यकाल रहा, तो अगर कोई चांसेस बनते हैं, अगर यहाँ से जयंत चौधरी अगर मैदान छोड़ते हैं, वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो क्या आपको यहाँ से सीट मिलने का आपको अंदेशा है? आप नहीं, मैं तो एक अनुमान लगाता हूँ कि यहाँ पे मेरे सिवाय और कोई प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल में एमपी का चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। यहाँ अभी तो 100% चौधरी साहब लड़ रहे हैं। अगर चौधरी साहब मथुरा छोड़ते हैं तो मुझे अनुमान है कि शायद मुझे ही चुनाव लड़ाएंगे, और वो अगर आशीर्वाद देते हैं तो जनता, मुझे ये लगाइए कि लोकल प्रत्याशी होने के नाते, चाहे अपना प्रेम होने के नाते, जनता का भरपूर प्यार है और जनता का भरपूर वोट मिलेगा। अच्छा, उड्डयन मंत्री जी से जब हमारी बात हुई तो उनका कुछ एक मैसेज था, एक अंदेशा था कि जयंत चौधरी शायद यहाँ से छोड़ सकते हैं। एक उन्होंने संभावनाओं को बल दिया जब आपका 2 दिवसीय प्रोग्राम हुआ था। तो उसके बाद की अगर राजनीतिक माहौल की बात करें, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या क्या आपकी तैयारियां हैं उस चुनाव को लेकर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हमें हर हालत में राष्ट्रीय लोकदल को जिताना है और चौधरी साहब के ही उसमें लगे हुए हैं कि चौधरी साहब यहाँ से प्रत्याशी है और उन्हें हर हालत में यहाँ से जिताना है। अभी हमने कोई मन अपना लड़ने का नहीं बनाया है, क्योंकि जब चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे तो हम इस विषय में सोच भी नहीं सकते, और जब उनका आदेश होगा तो चुनाव की तैयारियां तो पूरी हो रही हैं। चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं है। हमारी जिले की कार्यकारिणी बन चुकी है, युवा का जिलाध्यक्ष बनाया जा चुका है, महिला जिलाध्यक्ष बनाई जा चुकी है, वो अपनी अपनी कार्यकारिणी बनाने में लगे हुए हैं। पूरी ब्लॉक वाइज हमारी समितियां गठित हो गई हैं, जिले की समिति गठित हो गई है, विधानसभा वाइज समितियां गठित हो गई हैं। सारी तैयारियां चुनाव की जो होती है वो सारी चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, और हम लोग हर समय, आज भी अगर सरकार फेल हो जाती है और कल चुनाव हो जाता है तो हम उस समय भी चुनाव के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि समय पूर्व चुनाव हो पाएगा या समय से ही चुनाव होगा? जैसी परिस्थितियां आज से 1 साल पहले दिखाई दे रही थी, वो ये दिखाई दे रही थी कि सरकार समय से पहले फेल हो जाएगी और पहले चुनाव होगा, लेकिन अब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब चुनाव पूरी केंद्र सरकार अपना समय पूरा करेगी और समय पे ही चुनाव होंगे। अच्छा, हरित प्रदेश के मुद्दे पे कुछ पिछले कुछ दिनों से कुछ शांति बनी हुई है, बर्फ जमी हुई है हरित प्रदेश पे, लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना को हरी झंडी दे दी गई है, बतौर मंत्री भी हैं चौधरी साहब मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में, तो क्या कुछ हरित प्रदेश के लिए कुछ संभावना आपको दिखती है कि हरित प्रदेश चुनाव से पहले अलग हो पाएगा? देखिए, हरित प्रदेश का मुद्दा आज से नहीं, चौधरी साहब कम से कम 20 साल से उठा रहे हैं जी, और 20 साल से प्रति वर्ष कोशिश करते हैं कि हरित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के उसमें होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव भेजती है और तब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मैं इसमें बीच में कहना चाहूंगा, पिछली सरकार ने प्रस्ताव बना के भी भेज दिया था। हाँ, वही मैं बताने जा रहा था। अभी पिछली सरकार में, बहन जी की सरकार में, जो प्रस्ताव भेजे गए थे वो इस तरह के भेजे गए थे कि कोई तो प्रदेश 7 जिले का बनाया था उन्होंने और कोई प्रदेश 28 जिले का बना दिया था। तो ऐसी असमानता को देखते हुए वहाँ केंद्र में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब वो सरकार में नहीं है तो अब वो भी अपना अलाप रही है कि आप वो बनाएं। जब आप सरकार में थी, प्रदेश की मुखिया थी, तब आपको इस तरह का वो प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि वो स्वीकृत हो जाता। अब उसको जो भेजा गया है, सभी पार्टियां मांग कर रही हैं। छोटे राज्यों का विकास अच्छा होता है। हमारा उत्तर प्रदेश एक अन्य देशों को लगाया जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके 4-4 देशों के बराबर है।
तो हमारे उत्तर प्रदेश के तो कम से कम 4 हिस्से होना बहुत जरूरी है। और जब तक इसके 4 हिस्से नहीं होंगे, 4 स्टेट में नहीं बांटा जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए चौधरी साहब ने फिर से वो लगा दिया है। ये अभी जो बना है आपका ये प्रदेश तेलंगाना प्रदेश, उसमें भी चौधरी साहब का सहयोग रहा था और उन्होंने उसकी मदद की। उसमें केंद्र में भी रखा कि इसको अलग प्रदेश कर दिया जाए और उसको स्वीकृत तो हो गया। इसी तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी मांग है कि इस प्रदेश को बंटवारा किया जाए और उसमें सबसे पहले हरित प्रदेश बनाया जाए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं, इनको अलग किया जाए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चकरवार। बखूबी इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। अगर इनको मौका मिलता है तो ये आगामी लोकसभा चुनाव भी यहाँ से लड़ेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ मथुरा से आरएलडी का प्रत्याशी कौन होगा।